मैं तो जी मेरा तो मैं तो कखू हौला, मतलब जो पंजाब में, मतलब दिस इज वेरी कॉमन सेंटेंस दैट आई हैव हर्ड। और दे फील वर्थलेस, एंड दे हैव वेरी लो सेल्फ स्टीम। और एक छोटा सा फेलियर हो जाए किसी काम पे, वो चले हैं, या छोटा सा कमेंट किसी ने डिस्करेजिंग उनको कर दी है, तो इट्स इनफ फॉर देम टू क्विट, काम ही छोड़ देंगे। इस वजह से हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि देर आर मोस्टली पीपल आर अंडर परफॉर्मिंग। आई मीन जितना उनको पोटेंशियल कुदरत ने दिया था, वो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में ही वो इमोशनल वुंडिंग की वजह से, क्योंकि उन्होंने टेक केयर नहीं की। और जिस तरह एक अगर आदमी की टांग खराब हो और वो उसको टेक केयर ना करे, वो चलने से भी जाता है। इसी तरह अब पॉजिटिव थिंकिंग भी उनमें खत्म हो गई है, क्योंकि वो वुंड अभी तक हैं, वो ब्लीड कर रहे हैं, ना हम उनको रिकग्नाइज कर रहे हैं, ना उनसे अवेयर हैं, उनको हील कैसे करना है उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा। तो दैट्स व्हाई पीपल आर परफॉर्मिंग मच लेस देन देयर एक्चुअल पोटेंशियल। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि वंस वी गेट कन्विंस्ड ऑफ आवर इनकैपेसिटी, ऑफ आवर इनकेपेबिलिटी, अगर हम पर हमारी अपनी वर्थलेस की कहानी हम अपने आप को बेच दें, और अपने वर्थलेस होने को हम अपने जहन में सोलिडिफाई कर लें, तो उसके बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दैट माइंड। तो एक हमारी ये प्रॉब्लम है, ये अवेयरनेस हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में के हवाले से बहुत कम है, कि हम अपने इमोशनल वूंड्स को रिकग्नाइज नहीं करते। दूसरा एक हमारी प्रॉब्लम है जिसको टेक्निकल टर्म में रूमिनेट करना कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन क्या है? दोहराना, रटा लगाना, कि एक फेलियर हो गई है, एक कोई किसी गिल्ट से मैं गुजर रहा हूं, कोई शेम है मेरे अंदर, तो मैं उसको बार बार अपने जहन में उस कहानी को, मतलब सर्कुलरली उस कहानी को रेगुलरली अपने अंदर घुमाता रहता हूं, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड द कॉजेस कि व्हाट हैपेंड। और फिर मैं लेबल करता हूँ, फलां का कसूर है, फलां का कसूर है, फलां का कसूर है। सो पीपल कीप ruminating their losses, their failures, their guilts, their shames, the betrayals on। और इसको हम साइकोलॉजी की टर्म की टर्मिनोलॉजी में इमोशनल ब्लीडिंग कहते हैं। अब अगर आपको कोई फिजिकल वुंड हो गया, मसलन आपके थाई के ऊपर कोई कट लग गया है छुरी से, तो अब आप क्या करते हैं? आप छुरी लेकर उसको मजीद उसको कुरेदते हैं कि यार देखूं कितना गहरा है। नॉट एट ऑल। व्हाट डू? यू क्लीन इट अप। आप देखते हो इसको स्टिचिंग की जरूरत है या इसको मरहम की जरूरत है, आप मरहम लगाकर उसके ऊपर बैंडेज करते हो, एंड यू लीव इट। और नेचुरल जो आपका बॉडी का सिस्टम है हीलिंग का, वो उसको खुद ब खुद हील करवा देता है। लेकिन जब इमोशनल वुंड्स की बारी आती है, तो वी कीप टचिंग दोज वुंड्स अगेन एंड अगेन, एंड वी कीप रीप्लेइंग आवर इमोशनल ट्रॉमास। और ये मैं आपको बताऊं, जितनी भी हमने आदतें पाल रखी हैं, इनमें सबसे ज्यादा महंगी आदत यही है। देयर इज नथिंग मोर कॉस्टली देन दिस हैबिट। और क्योंकि अर्ज जो होती है रूमिनेट करने की, उस सारे ट्रॉमे को दोबारा दोहराने की, वो बड़ी स्ट्रांग होती है हमारे अंदर। और it takes a lot of effort to let go of this habit, or we have to battle our negative thoughts, our negative thinking patterns, because eventually we have to understand we deserve to heal। अब हम जब बॉडी माइंड स्प्लिट की बात करते हैं, तो हमने, अगर आप देखें 1900 से आगे, एक पूरा चैप्टर खड़ा हुआ है अपना फिजिकल हाइजीन या पर्सनल हाइजीन के नाम के ऊपर। हमने सोप इंडस्ट्री को आप देख लें, शैम्पू इंडस्ट्री को देख लें, आप डिटर्जेंट्स को देख लें, कपड़ों की क्लीनिंग को देख लें, इन सब से वी हैव मेड पीपल अवेयर कि अगर ये साफ सुथरे रहेंगे, इफ दे विल टेक केयर ऑफ देयर फिजिकल हाइजीन, तो दे विल हैव बेटर लाइफ। एंड व्हाट वी हैव सीन, डाटा अगर आप देखें, तो 50% लॉन्जेविटी हमारी लाइफ की बढ़ गई है। मतलब 1900 से ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे, तो लोग जो हैं बहुत ज्यादा सेहतमंद और बहुत लंबी उम्रें गुजार रहे हैं। मतलब 65-66 साल की एवरेज एज जो है, इट वाज अनहर्ड ऑफ 100 years बैक। और अब हम सब जो हैं तकरीबन इसी एज में, इसी एज की एवरेज में जा रहे हैं। ये कैसे हुआ है? ये इनकलाब कैसे आया है? जस्ट फ्रॉम वन फैक्ट, पर्सनल हाइजीन, कि मैंने अपने आप को साफ रखना सीख लिया। अब यही इमेजिन करें अगर हम इमोशनल हाइजीन एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। मतलब पर्सनल हाइजीन
भी क्यों मैं चाहता हूं, लंबी उम्र में क्यों चाहता हूं, एक ऐसी लंबी उम्र जो इमोशनली बिल्कुल फारिग हो, उसका तो फायदा ही कोई नहीं है। मतलब अगर लंबी उम्र भी मुझे चाहिए तो कम से कम मुझे खुशी से और जॉय के साथ वो जिंदगी गुजारनी चाहिए ना, वरना तो उस लंबी उम्र का भी कोई फायदा नहीं है। तो जिस तरह हमने अपनी फिजिकल हाइजीन के ऊपर तवज्जो देकर हमने अपनी उम्रें ज्यादा कर ली हैं, हम बेहतर अंदाज से जिंदगी गुजर रहे हैं, अगर हम अपनी इमोशनल हाइजीन की तरफ थोड़ी सी तवज्जो करें, थोड़ी सी अवेयरनेस इसके अंदर डेवलप कर दें, तो यू विल सी we will live longer and we will live much happier and in much joyful, much more joyful and positive modes. अब यहाँ पर जो तसव्वुफ में या दूसरे मजहबों में आपको मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, वो बेसिकली है यही, इट्स ऑल अबाउट इमोशनल हाइजीन, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, ताकि आई शुड हैव सम कंट्रोल ओवर माय फीलिंग्स। सो क्योंकि ये जहन जो है अगर मेरे कंट्रोल में नहीं होगा तो ये किसी और के कंट्रोल में होगा, कभी इसको मीडिया चला रहा होगा, कभी इसको मेरी एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसर्स है वो चला रहे होंगे। तो ये जो मेडिटेशन, मुराकबे, ये आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब इनकी जो बुनियाद होती है वो यही होती है कि आई शुड लर्न टू कंट्रोल माई फीलिंग्स, इट्स ऑल अबाउट इमोशनल हाइजीन, इट्स ऑल अबाउट इमोशनल हेल्थ। लेकिन लोग अक्सर पूछते हैं कि जी अगर अब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है तो अब उसमें मैं कैसे मेडिटेशन करूं। भाई मेडिटेशन इज एग्जैक्टली लाइक नेट प्रैक्टिस। हम जब क्रिकेट खेलते थे, यूनिवर्सिटी की टीम में होता था मैं, तो नेट प्रैक्टिस होती थी हमारी हफ्ते में 3-4 दिन, और हमारा टूर्नामेंट साल में 1-2 होते थे। अब वो जो हम नेट प्रैक्टिस कर रहे होते थे, अगर एक बॉलर है तो उसको बॉल दी जाती थी कि चल तू रोज की 50 डिलीवरीज फेंक, या एक बैट्समैन है तो उसको कहा जाता है कि रोज के तूने 7-8 ओवर खेलने हैं। तो अब वो मैच तो नहीं है ना, इट्स नॉट मैच, इट्स आउट ऑफ मैच, बट दे आर प्रैक्टिसिंग। उस प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपके न्यूरल पैटर्न्स जो है, न्यूरल नेटवर्क स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। हमारा जहन इस तरह का है कि एक काम जब मैं रिपीट पर करूंगा तो जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो ट्रांसमिशन है मेरी, वो इंसुलेट होना शुरू हो जाती है। इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं न्यूरल इंसुलेशन, और आपका जो इंफॉर्मेशन लॉस है वो बहुत कम होता है। तो एक काम जब मैं बार बार करता हूं तो मेरा जहन का वो हिस्सा जो उस काम के लिए एलोकेट है, इट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और जो न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशन है, इट स्टार्ट्स बिकमिंग सीमलेस, उसमें इंफॉर्मेशन लॉस कम होना शुरू होता है। अब जो 6 महीने 7 महीने एक क्रिकेटर ने नेट प्रैक्टिस की, तो जब मैच आया तो अब वही नेट प्रैक्टिस कर करके, रिपीट कर करके, वो प्रैक्टिस कर करके, इट हैड बिकम हिज सेकंड नेचर। और जब मैच में वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में गया तो उसको सोचना नहीं पड़ा, बट एज अ सेकंड नेचर ही एंडेड अप प्लेइंग वेरी वेल। तो आपकी जो इमोशनल हाइजीन है, आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर एग्जैक्टली लाइक आउट ऑफ सिचुएशन प्रैक्टिसेस। हम जब मुराकबा भी करवाते हैं लोगों को या जिक्र अज़कार भी करवाते हैं, तो उस वक्त स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं होती, आप बड़े ही रिलैक्स इन्वायरमेंट में ये सब काम करवाते हैं। एंड उसका मकसद ये होता है कि आपकी जो अंदर की जो मतलब सेकंड नेचर है, उसमें ऐसी चीजें डेवलप हो जाएं, पॉजिटिविटी ऐसी इंस्टिल हो जाए कि जब प्रेशर सिचुएशंस आपके ऊपर आए तो आप उनको हावी ना होने दें, और अपनी आप फीलिंग को इस हद तक कंट्रोल कर लें कि यू कैन रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली एंड प्रोडक्टिविटी टुवर्ड्स द स्ट्रेसर। अब होता क्या है मेडिटेशन में कि मैं अब मुराकबा करने लगा हूँ, या मैं मेडिटेशन के अंदर दाखिल हो रहा हूँ, या ब्रीदिंग के ऊपर अपने पास एंड फास्ट कर रहा हूँ, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो देयर इज यू नो माय माइंड हैज दीस टू मोड, वन इज द फोकस मोड एंड वन इज द वॉन्डरिंग मोड। जो आपका फोकस मोड है, इट इज द मोड इन विच द माइंड इज इंटरेस्टेड in doing something which is novel, which is very intriguing, which is very deep, जो एक ही चीज के ऊपर कंसंट्रेशन है। मतलब मुराकबे में या मेडिटेशन में कंसंट्रेशन इज द की, और ये फोकस मोड जो है माइंड का, दिस इज द मोड आवर माइंड लव्स द मोस्ट। लेकिन वी डोंट गिव इट दैट, हम माइंड वॉन्डरिंग में लगे रहते हैं 24 घंटे। और माइंड वॉन्डरिंग में क्या होता है कि आप हमेशा इम्परफेक्शन पर अक्सर फोकस करते हो, एंड यू आर focusing, when you let your mind go haywire, so it will definitely lean more towards your challenges, your miseries, your imperfections. तो इसलिए
मेडिटेशन को हमारी जिंदगी का एक 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 मुकम्मल हिस्सा होना चाहिए, जिस तरह 5